हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 का जो हिस्ट्री का हमारा चल रहा है वो उसका आज थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इसमें दिया हुआ है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत में कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना। क्या बना? दिल्ली के पास एक तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना। इसने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इसे ही क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत। जो तुर्क लोग आए जिसने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया उसको क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता है। इस कारण उनके राज्य को सल्तनत कहा जाता था। ये 5 वंश में बटे हुए थे: गुलाम, तुगलक, खिलजी, सही, लोधी, है ना। हम इसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था? उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफगानिस्तान, तुर्किस्तान से आए तुर्क सल्तनतों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। ये सुल्तान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। इन्हीं राज्य में एक था गौर, जिसका सुल्तान था मोहम्मद गौरी। वह भी कई तुर्की सुल्तानों। देखो दोस्तों, इसमें दिया हुआ जो पूरा ये हमारा जो है ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। यहीं से जो तुर्क आए थे तो अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये सबसे तुर्क लोग आए थे, जिसमें मोहम्मद गौरी पहले आया था। फिर उसके बाद और भी सारे लोग आए थे, उसके बारे में हम देखते हैं। अभी से लड़ा, लेकिन ख्वारिज़्म जो पूर्व ईरान का एक राज्य के साथ से वह नहीं जीत पाया। इसलिए वह राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। जो मोहम्मद गौरी था उसको भारत की ओर बढ़ने के अलावा तो उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र के मुल्तान को जीता, फिर गुजरात, क्योंकि वही उसी से सबसे पहले लगा हुआ था। उसी समुद्री व्यापार के कारण गुजरात राज्य काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली था। लेकिन गुजरात के राजा जो मूल राजदूत थे, उसने क्या किया? मोहम्मद गौरी को 1178 में हरा दिया। गुजरात में हारकर गौरी ने सोचा कि उसे पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए। पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे गौरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान राज्य की सीमा तक पहुंच गई। पंजाब को जीतने के बाद गौरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा। अब क्या हो गया? सबसे पहले मूल राजदूत ने उसको हरा दिया, फिर वो कहाँ पंजाब को जीतने लग गया। जब उसने पंजाब को जीत लिया तो वो पृथ्वीराज चौहान की सीमा के पास पहुंच गया था। पंजाब को जीतने के बाद गौरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लग गया। फिर देखते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फिर क्या होता है? उस दिन दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। मोहम्मद गौरी की तरह पृथ्वीराज चौहान भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। अतः उसने भी गुजरात पर हमला किया। लेकिन गौरी की तरह पृथ्वीराज चौहान भी, जो मूल राजा, उससे हार गया। क्या नाम था इसका? मूल राजदूत से हार गया पृथ्वीराज चौहान भी। फिर उसने अपने पूरे देशों के राज्य को जीतना चाहा, मगर असफल रहा। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसने अपने पास की एक ही उपाय कि पंजाब की ओर बढ़ा और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। फिर तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन जीत गया? इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई। मोहम्मद गौरी पूरी तरह से हार गया और मुश्किल से बचकर निकल भागा। फिर वापस लौटते ही गौरी ने एक और युद्ध की तैयारी की। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी सेना थी। कई छोटे राजा बस अपने सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए आए। गौरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें
थी नहीं थी, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े और घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के हाथियों पर वार किया तो हाथी पीछे की तरफ भागने लगे, अपने ही सेना में तबाही मचाने लगे। अतः इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। फिर वो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जो था वो जीत गया। फिर तुर्क की सफलता के कारण, तुर्क की सफलता के क्या क्या कारण थे? जो तुर्क लोग इतने तेजी से कैसे सभी राजपूत राजाओं को हरा पाए, या राजपूत राजा उनसे क्यों हार गए? इन सवालों का जवाब इतिहासकार काफ़ी सोच विचार करते हैं और अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने अपना अपना अलग अलग मत दिया। अब कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं कि राजपूत राजाओं का पारस्परिक मतभेद भी था और राजा जयचंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब जो राजाओं में होते हैं, राजपूत राजाओं में कुछ आपस में ही कुछ मतभेद थे और ये जो जयचंद है उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी मतभेद में। फिर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तुर्क जीते क्योंकि उसके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। वे युद्ध भूमि में तेजी से दुश्मनों को टूट पड़ते थे और अपने बचाव भी कर लेते थे। उनके युद्ध करने के तरीके और साधारण राजपूतों से बेहतर थे। अब क्या थे? ये बोल रहे हैं कि राजा जो राजपूत सेना थे उनके पास सेना तो थी, लेकिन वो इतने क्या बोल सकते इतने शक्तिशाली और वो नहीं थे कि जो तुर्क लोग थे उनके पास फुर्तीले तीर और घुड़सवार थे, तो आसानी से वे उन लोगों को मार सकते थे। फिर गुलाम से सुल्तान तराइन युद्ध के कुछ ही साल बाद गौरी की हत्या हो गई। उस समय दिल्ली में उसने गुलाम अधिकारी व सेनापति थे जो वहीं का शासन व्यवस्था देखने लगे। अब क्या हो गया? जो गौरी की हत्या कर ली गई थी, फिर उसके बाद जो दिल्ली का शासन है वो गुलाम वंश देखने लगे। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि इन दोनों गुलाम बड़े अधिकारी व सेनापति भी होते थे? उन दिनों तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों में यह एक आम बातें थी। कुछ व्यापारी युवक को खरीदकर उनसे युद्ध कला प्रशासन का प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेच देते थे। इन गुलामों को उनकी योग्यता के आधार पर काम और पद दिया जाता था। इसके बदले उन्हें अधिक वेतन दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिक के बाद शासक बन जाते थे, जैसे मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशासक बन गया। फिर गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली में एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। इस प्रकार वह दिल्ली का क्या बन गया? इस प्रकार सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं, फिर इस तरह क्या हो गया? वह दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार को तो उसने गुलाम और दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। उसके बाद कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। फिर इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहले अपने अधिकारियों का व्यवहार, दूसरा पराजित राजपूत परिवारों का व्यवहार। सल्तनत के बड़े अधिकारी व सेनापति सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते और मनमानी करना चाहते। इस कारण सुल्तान ने अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाकर पुराने राजाओं के वंश के लोग सुल्तान का विरोध करने लगे। वे गांव के किसान को इकट्ठा करने के स्वयं रख लेते, किंतु राजकोष में जमा नहीं करते थे। वे सड़क पर आने जाने यात्रियों से व्यापार और धन लूट लेते थे। इस प्रकार सुल्तान क्या हो गया? धीरे कमज़ोर हो गया और सुल्तान की जो आज्ञा का कोई भी पालन नहीं करता था।
फिर इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलाम को ऊंचे पद दिए। उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने 40 योग्य गुलाम को ऊंचे पद दिया। 40 लोग थे, वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रखकर उसकी सेवा करते थे। कई को इक्तादार बनाया। इक्तादार का काम अलग अलग प्रांतों में अलग अलग चीज़ों को देखना था, संभालना था, और जो धन इकट्ठा होता था वे अपने वेतन और प्रशासन के खर्च के लिए रख लेते थे। इस तरह इक्तेदारों का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला हो जाता था। पिता के बाद पुत्र को उसका इक्ता या मतलब उसके पूरे वंशज को इक्ता बनाया जाता था। फिर उसके बाद क्या हो गया, रजिया सुल्तान आई। अब जो रजिया सुल्तान आई तो जो चालिसा थी वो रजिया सुल्तान को नहीं चाहते कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन वो दिल्ली की गद्दी पर बैठती थी और पुरुषों के समान वो चोगा और टोपी पहनती थी। फिर वह घोड़े की सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राजकाम का कामकाज संभालती थी। तो जब फिर रजिया सुल्तान बनी तो ये चालीसा लोग हैं उनका बहुत विरोध करती थी और उन्हें मारने की साजिश भी करते थे। फिर क्या हुआ, जब रजिया ने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की, परंतु तुर्क सरदार अपनी बात मनवाने को गद्दी पर बैठना चाहते थे, जिसे वे इशारों पर नचा सके। फिर जल्दी ही पता चला कि रजिया भले ही स्त्री लेकिन वह कठपुतली बनने के तैयार नहीं है। अपने गुणों के बावजूद रजिया कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन जब अपने प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया तो तुर्क सरदार ने उसका विरोध प्रारंभ कर दिया और लास्ट में उसकी हत्या कर दी। फिर क्या आ गया, तुर्क के बाद बलबन आ गया। बलबन ने आया और वो क्या था, 40 गुलाम कोई दल का एक सदस्य था। जब वो मतलब गयासुद्दीन बलबन जब शासक बना तो उसने क्या किया, सबसे पहले चालीसा को ख़त्म कर दिया और उसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हो रही थी उसको धीरे धीरे उसने ख़त्म किया। बलबन के सामने इन सरदारों को दबाना सबसे गंभीर समस्या थी। धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से बलबन ने सबको नष्ट कर दिया और राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करते थे। उसने ईश्वर की परछाई और धरती पर उसका प्रतिनिधि था। उसने लोगों को सुल्तान के सामने शीशता मतलब सिर झुकाना, पापोस मतलब राजा के पैर चूमना करना अनिवार्य कर दिया। तुर्क सुल्तान बलबन की ताकत और कठोरता से इससे भयभीत थे कि उन्हें उसका आदेश मानना पड़ा। बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद शासक बना, परंतु 3 वर्ष के बाद ही उसके वंश का अंत हो गया। फिर दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तान ने एक नई शासक व्यवस्था की स्थापना की। उसने शासनकाल में मध्य एशिया के शक्तिशाली शासक चंगेज खां एवं अन्य मंगोल आक्रमण किया। उन्होंने सफलतापूर्वक मुकाबला किया और दिल्ली के शासन को मजबूत किया। उस समय संपूर्ण एवं पश्चिम मंगोल का आक्रमण हो रहा था। अब देखो, ये मंगोलों का आक्रमण बहुत खतरनाक था। मंगोल दिल्ली के सुल्तान को पराजित नहीं कर पाए और इस कारण भारत मंगोल आक्रमण से बचा रहा। भारत में तुर्क राज्य स्थापित करने में ईरान, इराक, तुर्किस्तान, खुरासान आदि देशों के लोग यहाँ आकर बसने लगे। सुल्तानों के समय इतिहास में कई पुस्तक लिखे गए जिससे हर शासक के समय समय पर क्या क्या बातें घटी उनके विवरण हमें मिलते। ये तुर्क अपने साथ रीति रिवाज और धर्म को लेके आए ही साथ अपने हुनर, पहनावा, पकवान आदि लेके आए। इससे बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो तुर्क लोग फिर आ गए। तुर्क लोग क्या थे, तुर्क लोगों ने अपना ईरान, इराक के सब जगह में यहाँ आकर बसने लगे और कई सारे पुस्तकें लिखने लगे और राजाओं की प्रशंसा के बारे में। अब उनके पहनावा और पकवान ये सब कई तरह चीज़ लेके आए थे भारत में। ठीक है दोस्तों, ये आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले चैप्टर में हम आगे देखते हैं क्या है।